तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको बताया हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए। ठीक है, 11th केमिस्ट्री के कुछ लेसन आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए हैं और उसके आगे जितने भी लेसन है वो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। सही है, हम लोग ने शुरू किया था बच्चों हमारा 12th लेसन जिसका नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है, इसका लेक्चर नंबर 1 राहुल सर ने लिया था, बाकी के सारे लेक्चर मैंने लिए हैं। तो अगर किसी भी बच्चे ने इसके पहले के लेक्चर्स मिस किए होंगे, नहीं देखे होंगे, तो देखेंगे सारे के सारे बच्चे जरूर से जाके। ठीक है, क्योंकि इसके पहले की जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस चीज का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, सो इसके लेक्चर पहले के लेक्चर जरूर से देखना, उसके बाद यहाँ पे जंप करना और देखेंगे तो होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो मेन टॉपिक है हमारे लिए, मेन जो हमारा टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है वो है ली चैटलर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिरकार ये प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, उनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले कुछ टॉपिक जो हमारे रह गए थे लास्ट लेक्चर के टाइम पे उसको हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ली चैटलर प्रिंसिपल पे। सही है, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना है कि हाउ विल यू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लो आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई है, अब उस रिएक्शन में से आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेजर करोगे। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा कि भैया कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर, समझ रहे हो? ठीक है, तो उसको जानेंगे हम लोग आज के सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर। अब यहां पर एक नॉर्मल सी रिएक्शन दी है। ठीक है, एक नॉर्मल सी आपको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन दी गई है। अब इस ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन को आज समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिया है CH3COOH, दिस इज इथेनॉइक एसिड। सही है, जब इस इथेनॉइक एसिड को आप इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप इस इथेनॉइक एसिड को आप इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर फॉर्म होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये रिएक्शन भी किस में रहेगी, आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी तरीके से आपका बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, रिवर्स रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे बनता है CH3COO और यहाँ पे आ जाएगा C2। समझ में आ रही बात? और यहां से आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, यहां से आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है बच्चों वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ईस्टर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि जब भी आप एसिड को, दिस इज एसिड, दिस इज योर इथेनॉइक एसिड। सही है, जब भी बच्चों आप एसिड को किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे, किसी भी एसिड को जब आप ट्रीट करते हो अल्कोहल के साथ, तो हमेशा वहां पे क्या फॉर्म होता है, हमेशा वहां पे ईस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, हमेशा वहां पे क्या फॉर्म होता है बच्चों, ईस्टर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा पानी यानी वाटर। समझ में आई बात? ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है या नहीं ये कोई नहीं पूछेगा तुम लोग से, हम लोग को देखना है इस रिएक्शन इज ईस्टरिफिकेशन, ये कोई नहीं पूछेगा वैसे तुम लोग से, पर तुम लोग को पता होना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज ईस्टरिफिकेशन। अब इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है बच्चों इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रिएक्शन में हमें देखना है। यही रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है और कहा गया है कि ये सब कुछ चीजें एक्वस मीडियम में। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये किस फॉर्म में बच्चों, आपके एक्वस फॉर्म में। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला बच्चों कि मान लो आपने जब रिएक्शन शुरू की थी, ठीक है, मान लो जब आपने रिएक्शन शुरू की थी तो आपने इसका 2 मोल लिया और इसका 2 मोल लिया। समझ रहे हो क्या बोला इसने, सपोज दैट इनिशियल टाइम पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब आपने रिएक्शन शुरू की हुई थी, मतलब शुरू करने जा रहे थे, तो आपने क्या लिया, आपने इन दोनों रिएक्टेंट के 2 मोल लिए हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 2 और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 2, दोनों के आपने क्या लिए 2 मोल लिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी तो क्या आपका ईस्टर बनेगा, क्या आपका वाटर बनेगा, नहीं। तो उस टाइम पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी बच्चों 0 0।
सही बात है, वाटर और आपकी ईस्टर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी देगी। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये नॉर्मल सी रिएक्शन है। दिस रिएक्शन में ये वाला जो साइड है ये है आपका रिएक्टेंट, जिसे आपने रिएक्ट कर कर क्या फॉर्म किया है, प्रोडक्ट फॉर्म किया है। दिस इज योर प्रोडक्ट, सही है। तो ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। जब आप ये रिएक्शन कर रहे थे लैब के अंदर, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिया 2 मोल ऑफ, दिस इज इथेनॉइक एसिड, इस एसिड का 2 मोल लिया, ठीक है, 2.0 लिख दो, यहां पे भी 2.0। तो इसका 2-2 मोल आपने लिया और आपने रिएक्शन को क्या किया, स्टार्ट किया। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे थे उस समय पर आपके पास ये 2 मोल था, ये 2 मोल था, पर यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय पर। तो प्रोडक्ट का मोल हमेशा कितना रहेगा, 0। उस समय पर आपके प्रोडक्ट का मोल कितना रहेगा, हमेशा 0। कुछ समय बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, मान लो कुछ समय बाद आपका मोल कितना हो जाएगा, कितना मोल हो जाएगा। मान लो इसके अंदर से अब क्या होगा, यहां से डिसोसिएशन होगा, कुछ का फॉर्मेशन, कुछ ईस्टर बनाएंगे, कुछ वाटर बनाएंगे, सही है। और कुछ टाइम बाद आपकी रिएक्शन किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मतलब आपके ईस्टर वाटर टूट के भी क्या बन रहा है, एसिड और अल्कोहल। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और आपका अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बना रहा है, ईस्टर और वाटर, यानी आपका ईस्टरिफिकेशन। तो ईस्टरिफिकेशन फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन सैपोनिफिकेशन, दोनों क्या हो रहा है, एक साथ चल रहा है। और आपकी कंडीशन रिवर्सिबल, यानी आपकी कंडीशन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो मान लो, ठीक है, मान लो कुछ समय बाद आपका ईस्टर बना x, ठीक है, आपका ईस्टर कितना बना, x अमाउंट ऑफ बना, और आपका वाटर भी कितना बना, x अमाउंट ऑफ बना। क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता कि कुछ समय बाद ईस्टर कितना बनेगा और वाटर क्या बने, कितना बनेगा। तो इसको हम लोग ने क्या ले लिया, x ले लिया। बात समझ में आई, ठीक है। अगर ये x है, ये x है, तो आपका ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चों, आपका 2.0 माइनस एक्स। मतलब जितना मोल इसमें से ये हो गया है, कंज्यूम हो गया है आपके ईस्टर बनाने के लिए, तो कुछ मोल ईस्टर बन गया। कितने मोल ईस्टर बने, एक्स मोल बने। एक्स मोल आपके क्या बन गए, ईस्टर बन गए। तो जो बचा हुआ मोल है बच्चों, जो ईस्टर फॉर्मेशन में नहीं गया है, वो किस फॉर्म में बचा रहा, आपका एसिड फॉर्म में बचा रहा। तो उतने आपके एसिड बचे हुए। सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा 2.0, मतलब इसको 2 ही लिख सकते हो आप, 2.0 माइनस, समझ में आ गई बात। सो आफ्टर टाइम टी आपके पास कितने मोल बचे हैं, आपके बच्चे बच्चों एसिड के 2, मतलब जो भी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया था उसका माइनस एक्स, जो भी आपने अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन लिया था उसका माइनस एक्स, ठीक है। ईस्टर और वाटर आपके एक्स और एक्स मोल में बन गए हैं आफ्टर टाइम टी। अब मैं बात करूं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन की। इफ आई टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये बातें हम लोग पहले के लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, कहां लिखे, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। मतलब आप कितने वॉल्यूम में, ठीक है, कितने वॉल्यूम में कितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल डाल रहे हो, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी। जितना ज्यादा आप मोल डालोगे उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। मान लो 1 गिलास पानी है, अब वो 1 गिलास पानी आपका वॉल्यूम हो गया। उस वॉल्यूम में आप जितना नमक डालोगे, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ नमक बढ़ाते जाओगे, उतनी उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती, बढ़ती जाएगी। तो ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल हमारे पास है बच्चों, नंबर ऑफ मोल क्या है, 2.0 माइनस एक्स, इधर 2.0 माइनस एक्स, इधर एक्स और एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वॉल्यूम एज अ वी। हम लोग वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आफ्टर टाइम टी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बच्चों 2.0 माइनस एक्स डिवाइड बाई वी। सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा, 2.0 माइनस एक्स डिवाइड बाई वी। सिमिलरली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, x बाय वी, और यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, x बाय। ये इतनी चीज समझ में आ गई, ये इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने आपको समझाई है। सबसे पहले वापस सुन लो क्या किया मैंने बच्चों एक नॉर्मल सा रिएक्शन कंडीशन लिया है, जिसके अंदर आपका एसिड अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं और आपको ईस्टर बना के दे रहे हैं और वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब ये आपकी रिएक्शन किसमें है बच्चों, इक्विलिब्रियम में। ये रिएक्शन किसमें आ गई, आपकी इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी बन रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी बन रही है। इसके
इसका भी कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, और इसका भी कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। सही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जब रिएक्शन स्टार्ट किया होगा तो इसके 2 मोल लिए होंगे और इसके 2 मोल लिए होंगे। उस टाइम पे इसका कोई भी मोल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुए, तो इसके 0 और इसके 0 मोल। बट आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद जब रिएक्शन प्रोसीड हुई, तो मान लो ईस्टर बन गया x, वाटर बन गया x, सही बात है, ठीक है। और बाकी के जो आपके बचे हुए ये बन गया ये क्या बन गया बच्चों आपका 2 - x, ये भी आपका बन गया 2 - x। फिर आपने क्या फाइंड किया, आपने फाइंड किया बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ही डालते। तो कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड किया, क्या हुआ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपको मोल आपके पास प्रेजेंट है, पता है आपको, बस उसको क्या करना है, आपको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। तो ये वैल्यू है डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वैल्यू है डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वैल्यू है आपका डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड लास्ट ये आपकी वैल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। सो आपको कुछ इस तरीके का एक छोटा सा टेबल मिल गया, इसको टेबल फॉर्म में बना लेना, ऐसे करके आप स्केल यूज करके टेबल फॉर्म में इसको बना लेना। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आ जाओ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, रिएक्शन लिख लेंगे एक बार वापस ताकि हमें भूल ना जाए कोई चीज़ें। तो CH3COOH, दिस इज योर इथेनॉइक एसिड। जब ये मिला आपका इसके साथ C2H5OH, सही है। जब इनका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा बच्चों आपका CH3COO-C2 प्लस आपका यानी आपका ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन। यही रिएक्शन थी जो अभी हम लोग ने देखी है। ये भी आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है, और ये भी क्या है बच्चा आपका एक्वस फॉर्म में है। बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आपको पता करना है। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही बात है, एकदम इजी है। फिर कौन सा प्रोडक्ट है, मान लो इसको आप कह रहे हो ये है आपका प्रोडक्ट, एंड मान लो ये है आपका रिएक्टेंट, सही है। तो क्या आप डाल दोगे बच्चों Kc इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा Kc आपका, प्रोडक्ट क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन, यानी CH3COO-C2H5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, यानी ये आपके दो प्रोडक्ट डिवाइड बाय, तो आप डिवाइड करो किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5। बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट आपका कांस्टेंट है, सेम ही वैल्यू होती है ना। आपने 2 मॉलिक्यूल किसका लिया था, इसका, 2 मॉलिक्यूल इसका लिया था, दोनों को ऐड कर दो 4 हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 4, 4.0 लिख दो क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। 2 मॉलिक्यूल आपने किसका लिया था, इसका, 2 मॉलिक्यूल आपने इसका लिया था, वो आप 4 लिख दो। बचा क्या, बचा ये वाले वैल्यूज। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन अभी हम लोग ने फाइंड किया, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज आफ्टर टाइम टी, ये हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आफ्टर टाइम टी, ये हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आफ्टर टाइम टी, ये हो जाएगा। और सिमिलर सी चीजें इसके लिए भी। तो बस इस वैल्यू को आपको वहां पे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा बच्चों आपका x/v इंटू x/v डिवाइड बाय 2.0 माइनस x/v इंटू 2.0 माइनस x बाय, सही है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, मुझे पता है आप लोग को चीजें समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, ये v कट जाएगा, ये v और ये v कट जाएगा क्योंकि सेम टाइम है। क्या बचेगा, x और x बचेगा। तो x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू x और x ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर। ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। बचा क्या, 2.0 माइनस x, 2.0 माइनस x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी ब्रैकेट में 2.0 माइनस x और इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों,
सही है। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2.0 माइनस एक्स, और यहां पे होल स्क्वायर लिख सकता हूं। पढ़े हो ना, ये सब तो आता है ना, सिंपल है। ठीक है, फिर क्या होगा, अब देखो ये वाला वैल्यू स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर इज इक्वल टू के इस साइड जाता है तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो मतलब अगर इसको मैं क्या करूंगा, पूरे एरिया को रूट लगा दूंगा, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा। 4 का रूट कितना होता है 2, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x डिवाइड बाय 2.0 माइनस। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक फ्रेश पेज लेते हैं, उसके बाद 2.0 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 2.0 माइनस x, इसको इधर लेके चले जाओ, तो 2.0 माइनस एक्स, या फिर 2.0 मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं आपने 20 से मल्टीप्लाई ना कर दिया, सिर्फ 2 लिखो। 2 इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, सही है। इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू एक्स, सही है। अब कैसे सॉल्व करोगे, ये 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों 3x, क्योंकि इधर ऑलरेडी है ना x प्लस 2x, यानी आपका 4 इज इक्वल टू 3x, सही है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों 4/3, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4/3, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ 4 3 4 1 जा 3 आएगा, यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगेगा 0 लगा दो, सही है। फिर 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे वापस 1 बचेगा, मतलब 3.333 ऐसा आंसर आएगा। तो मान लो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों 1.33, ये वैल्यू मिल गई बच्चों आपको किसकी, x की। तो इसका मतलब क्या है 1.33 का मतलब क्या है x की वैल्यू, इसका मतलब ये है बच्चों कि आफ्टर टाइम t इस 2 मोल में से कितना मोल ईस्टर बन गया 1.33 मोल, मतलब ये x वैल्यू कितनी है 1.33, तो 1.33 मोल क्या मिला आपको ईस्टर मिला। तो मतलब ये बचा कितना, कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है, बचा कितना 2.0 माइनस एक्स, यानी कितना हो जाएगा 2.0 माइनस 1.33, तो कितना हो जाएगा 0.67, समझ रहे हो। तो 0.67 मतलब इतना मोल, इतना मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो गया है, बच गया। समझ में आई बात, समझ में आई बात बच्चों। आई होप आप लोग को ये चीजें, जो भी जितनी भी चीजें मैंने यहां तक समझाई है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यहां से स्टार्टिंग से ले लो। चले आगे, इसका भी लो, कैप्चर करो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया, द फाइनल स्टेप, देखो यहाँ पे अपना आंसर मिला है, ये अपना, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन था आपके एक्स का, यानी जो ईस्टर मिला वाटर मिला प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन था। ये किसका है आपके आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो बचा हुआ था। तो ऐसे बच्चों हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो इस तरीके से जितनी भी चीजें मैं सिखाई है, इस तरीके से बच्चों आप फाइंड करोगे आपके इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारे, तो अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भैया मान लो केसी का वैल्यू ये है और आपने मोल लिया है इतना मोल ये लिया है, सो बताओ आफ्टर इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपका जो प्रोडक्ट है उसका कितना मोल बचेगा, कितना मोल उसका बनेगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, सो विद दिस स्टेप, जितने भी स्टेप्स मैंने अभी आपको सिखाए हैं, इस तरीके से आप लोग सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट इज द बच्चों लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, देख लो एक बार वापस नहीं मतलब देख लो इसको भी, क्या है लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ज्यादातर किस में यूज करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में यूज करते हैं। जैसे मान लो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। नाउ ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बच्चों इर्रिवर्सिबल है। इर्रिवर्सिबल मतलब क्या, जहां पर आपका A और B
कंबाइन होकर सी और डी बना रहा है और कभी भी आपका सी और डी वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता, आपका सी और डी वापस कभी भी कन्वर्ट ए और बी में नहीं हो सकता, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड यूज करते हैं। पर अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैसी, मान लो A प्लस B और यहां पे हम लोग कुछ ऐसा रिवर्सिबल का सिंबल लगाते हैं और मिलता है आपको C प्लस D, सही है। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई है, याद है, मैंने आपको सिखाया था कि ये है बच्चों आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपका रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन कह लो, बैकवर्ड रिएक्शन कह लो, चलेगा। तो ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपकी रिवर्स रिएक्शन है। तो यहां पे दो रेट हो जाता है, KOF, KOF मतलब क्या होता है बच्चों आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सही है। और एक है बच्चों आपका K, किसका, R का, R मतलब क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और मैंने आपको पहले भी एक रिलेशन सिखाया था, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि हमेशा अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ, मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आप इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम भी यहां से फाइंड कर सकते, ठीक है। सो ये रिलेशन बच्चों आपको मिलता है आपके इसके बीच में, केमिकल काइनेटिक्स और आपके इक्विलिब्रियम के बीच में। अब यहां से दो कंडीशन होती है, यहां से सुनो, यहां से बच्चों दो कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी कंडीशन, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो क्या होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर नहीं लिख सकते यार, बराबर यहां पे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, पर सिमिलर टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए तो आप क्या कहोगे। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं इसकी, अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है तो आपको हमेशा हमेशा आपकी जो रिएक्शन होगी वो कंप्लीशन की तरफ भागेगी, ठीक है, हमेशा जो आपकी रिएक्शन होगी वो हमेशा किसकी तरफ भागेगी बच्चों, कंप्लीशन की तरफ भागेगी, आपकी रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होगी। अगर KF का वैल्यू ज्यादा है तो KC का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, KC विल बी लार्ज, समझ रहे हो। अगर KF का वैल्यू ज्यादा है, अभी आपको मैंने अभी रिलेशन बढ़ाया ना, देखो यहाँ पे ये रिलेशन अभी हम लोग देखा, तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरे वाले की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, आपकी बढ़ेगी। समझ में आई बात, ठीक है। अगर आपका KF का वैल्यू ज्यादा है KR से तो हमेशा ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, कभी भी रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। सो दिस रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी आपकी कैसी होगी बच्चों, ये रिएक्शन आपकी हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाई जाएगी, समझ रहे हो, ये आपकी रिएक्शन इरिवर्सिबल, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। अगर आपका KF का वैल्यू ज्यादा है, ये जान के रखना, ये कभी नहीं बोलना KC इज इक्वल टू क्या होगा, KC इज इक्वल टू हो जा भाई KF और KR, ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, सही है। तो अगर आपके KF की वैल्यू ज्यादा हो गई है KC से तो आपकी रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिवर्स नहीं होगी, जो कि चीजें यहां पे भी लिखी है। आपका KC का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी तो KC की वैल्यू कम हो जाएगी, अपोजिट कंडीशन, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। और एक और बात कि अगर KF की वैल्यू ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होने देगा ये KF की वैल्यू, समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है,
नेक्स्ट कंडीशन आपकी कह रही है कि अगर आपका Kf का वैल्यू, अगर आपके Kf का वैल्यू सिमिलर हो गया Kr से, अगर आपका Kf का वैल्यू सिमिलर हो गया किससे, Kr से, तो सबसे पहला बात क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला बात ये होगा बच्चों कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी। आपकी रिएक्शन किस में जाएगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में जाएगी। मतलब जितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना ही रिएक्टेंट वापस फॉर्म हो जाएगा। तो आपकी रिएक्शन किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि आपका जो Kc का वैल्यू होगा यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा विल बी 1, Kc विल बी 1। सिंपल सी बात है ना, अगर ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, सेम को डिवाइड करोगे तो क्या होता है, 1 ही होता है ना। इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, तो दोनों को डिवाइड करोगे आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ऑलमोस्ट Kc का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 1 आता है। और इस कंडीशन में हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन ही फेवर होगी। ठीक है, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन ही क्या होगी, फेवर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। ठीक है, सो ये समझ में आ गया, यही सिंपल सा कंडीशन था और यही रिलेशन था बच्चों आपके रेट ऑफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। रेट ऑफ रिएक्शन किसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सही है, ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट हमें हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक पढ़ना है, वो है बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें समझना है। यहां पे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑलरेडी ली चैटलियर प्रिंसिपल की, पर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिरकार ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है। उसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग तो आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहे हैं अंकल हमसे। अंकल कह रहे हैं मान लो बच्चों कोई रिएक्शन है, कोई एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जैसे मान लो A + B है और जब वो रिएक्ट कर रही है तो आपको C + D दे रही है। सही है, और सिमिलर तरीके से अगर C और D रिएक्ट कर रही है तो A और B मिल रहा है, मतलब ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये आपका रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका रिवर्स रिएक्शन है और ऊपर वाला आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ली चैटलियर अंकल हमको ये बताते हैं, अगर उन्होंने कहा कि भैया देयर आर वेरियस फैक्टर्स, इस दुनिया में जो रिवर्स रिएक्शन हो रही है ना, इस दुनिया में जहां पर भी, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। देयर आर सम फैक्टर्स, मान लो 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर ही होते हैं। देयर आर सम 4 फैक्टर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी बच्चों। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चों इसके इक्विलिब्रियम के। अगर ये फैक्टर चेंज हुआ, अगर ये फैक्टर में कुछ भी थोड़े से भी ऊपर नीचे चीजें हुई तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी क्या, आपका Kc का वैल्यू, आपका Kc का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, चेंज हो सकता है। तो अंकल ये कह रहे हैं कि बच्चों अगर आपका इन चारों में से कोई भी फैक्टर चेंज हुआ, ठीक है, इन चारों में से कोई भी फैक्टर चेंज हुआ तो उस कंडीशन में आपका जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, आपका जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, वो किसी भी तरफ शिफ्ट हो जाता है। आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन किसी भी तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ताकि जिससे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो सके, मेंटेन हो सके, इस पे कोई भी इफेक्ट ना हो, बहुत कम इफेक्ट हो आपके इलेक्ट्रिकल नहीं भाई, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे ज्यादा कोई इफेक्ट ना आए। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो एक इफेक्ट है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द इफेक्ट इसके अंदर, इसके इक्विलिब्रियम रिएक्शन को जो क्या करता है, खराब करता है। अब मान लो सपोज दैट इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो आपका A था इसका कंसंट्रेशन आपने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। सही है, इसका कंसंट्रेशन आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आपका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Kc का फॉर्मूला क्या होता है, Kc का फॉर्मूला आपका कंसंट्रेशन ऑफ C, concentration of C, concentration of D, concentration of A, concentration of B। अब नॉर्मली पहले जितना वैल्यू था आपके A का, उससे आपका किसी का कोई एक वैल्यू आता था, मान लो X वैल्यू आता था। लेकिन जैसे ही आपने A का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आपने A का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या किया, बढ़ा दिया, तो अगर आपका A का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अब आप देखो Kc जो है
वो इरिवर्सिबल है, एक एक कॉन्सेंट्रेशन को इरिवर्सिबल है, तो उससे आपके केसी के वैल्यू में भी तो फर्क पड़ेगा। आपके केसी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसकी वैल्यू चेंज की किसी भी केमिकल, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी फॉर्मूले में, अगर आपने कोई एक वैल्यू चेंज की, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसकी वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ Kc, यानी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में होगा क्या पता है, उस कंडीशन में आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, अगर लेफ्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, तो आपकी जो रिएक्शन है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, जिससे आपको इसका भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, इसकी भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, जिससे ये वैल्यू तो बढ़ेगी, ये वैल्यू तो बढ़ेगी, जिससे आपको इसकी वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। तो अगर मान लो इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, तो दोनों वैल्यू बढ़ी ना, उस टाइम पे इस वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, आपकी केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बात समझ में आई? ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते, सुनो आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो केसी आपको फाइंड करना है और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 5 × 10 डिवाइड बाय, मान लो नीचे आपको दिया गया है 5 नहीं, ऊपर 5 नहीं, मान लो ऊपर आपको दिया गया है 25, नीचे आपको दिया है 5 और यहाँ पे दे दिया आपको 15। ठीक है, ऐसा कुछ है, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू मैंने दे दिया। कुछ टाइम बाद, फॉर एन एग्जाम्पल, ए का कॉन्सेंट, अभी इसका जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो एक वैल्यू होगा, इसका मान लो कोई एक्स वैल्यू आ रहा होगा, सही बात है। कुछ टाइम बाद इस ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया, तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 10, और यहां पे मान लो इसका 5 की जगह 30 हो गया वैल्यू, 5 की जगह क्या हो गया, 30 हो गया वैल्यू। तो क्या अभी भी केसी का वैल्यू आपको सेम मिलेगा, क्या इन दोनों केसी का वैल्यू सेम आएगा, नहीं, इन दोनों केसी का वैल्यू अब चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में रिएक्शन क्या करेगा, खुद ही रिएक्शन खुद से क्या करेगा, अपने आप को राइट की तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा और इसकी वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। मान लो 25 है, तो 25 से आपको यहां पे मान लो 45 मिल गया। समझ रहे हो? ठीक है, तो पहले जितनी वैल्यू थी उतनी ही अभी आपको वैल्यू थोड़ी बहुत लगभग उतनी ही मिलेगी। समझ रहे हो? थोड़ी बहुत लगभग आपको वैल्यू उतनी मिल जाएगी, जिससे आपका केसी का वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो मतलब केसी का वैल्यू चेंज ना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज ना हो, यही आपका रिएक्शन हमेशा चाहता है। अगर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट आ जाए, यही आपका रिएक्शन करता है। इसी प्रिंसिपल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि एक अंकल ने दिया था जिनका नाम होगा ली चैटलियर, और क्या। अब इसको पढ़ो, अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम का यहाँ पे सिस्टम रेफर टू रिएक्शन। अगर यहाँ पे सिस्टम वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन। व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग। ठीक है, कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है, इनके अंदर अगर कोई भी फैक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को क्या करता है, डिटरमाइन करता है ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिएक्शन। उस कंडीशन में क्या होगा, द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड, जो आपका सिस्टम है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा इन सच अ वे, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा बच्चों वो, जिससे आपका चेंज क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। मतलब आपका जो चेंज है, जो आपका चेंज वैल्यू है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके, यानी आपकी जो केसी की वैल्यू है वो बहुत ही कम हो सके। बात समझ में आई? ठीक है, अब अलग ये आपका था बच्चों, आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है, अब देखो टोटल 4, कहां गया, टोटल 4 फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द ली चैटलियर प्रिंसिपल। उन चारों का नाम अभी बता देता हूं, पर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। चारों का नाम सुन लो, 4 है टोटल। सेकेंड, ठीक है, जो सबसे पहला है दैट इज इफेक्ट। ओ, इफेक्ट
ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई तो आपके ली चैटलर पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग इसमें देखेंगे। फिर एक है बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा आपके ली चैटलर प्रिंसिपल। थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। जहां पे टेम्परेचर आता है वहां प्रेशर भी आता है, इसे याद रख लो। तो अगर प्रेशर चेंज हुआ तो ली चैटलर प्रिंसिपल पे क्या फर्क पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सही है। ये चार टोटल फैक्टर है बच्चों, ये चार टोटल फैक्टर हैं जो हमें स्टडी करने हैं इसके बारे में। दैट फैक्ट दीज आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अवर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा, ठीक है। सो इन फैक्टर्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, दैट इज हैबर्स मेथड, ठीक है। वहाँ पे हम लोग अमोनिया बनाते, इंडस्ट्रियल मेथड है वो, तो उसे भी हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सही है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, पढ़ाई हैं, वो समझ में आ गया होगा, ली चैटलर प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इस लेसन को फिनिश करने वाले हैं, सही है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो लाइक जरूर से कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ठीक है। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज कलीग कहीं के भी हो, तब तक शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी।